नमस्कार दोस्तों, स्काइज टू फ्लाई स्कूल ऑफ क्वांटम हीलिंग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि 6 तरीके जिस तरह से कि नार्सिसिस्टिक एब्यूजिव पार्टनर आपको कंट्रोल और मैनिपुलेट करते हैं ताकि आप किसी भी सूरत में उनको छोड़कर ना जा सके। तो आज की ये वीडियो उसी का एक्सटेंशन है। इस वीडियो में हम थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे और जानेंगे कि नार्सिसिस्टिक एब्यूजिव पार्टनर के साथ किस तरह से डील करना चाहिए। यदि आप खुद को ऐसे रिलेशनशिप में स्टक पाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि उससे बाहर कैसे निकलना है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आई एनकरेज यू कि आप जाकर वो वीडियो सुने। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जस्ट गो क्लिक ऑन द लिंक एंड वॉच द प्रीवियस वीडियो एंड कम बैक हियर, ताकि आप डिटेल में ये पूरा सिनेरियो जान सके, समझ सके। तभी आप खुद को उनकी स्ट्रैटेजीज से बाहर निकाल सकेंगे। अदरवाइज आप एंडलेस लूप ऑफ सफरिंग में, अब्यूज में खुद को हमेशा ही फंसा हुआ पाएंगे। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप खुद को एक नार्सिसिस्टिक एब्यूजिव पार्टनर के चंगुल से बाहर निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि नार्सिसिस्टिक एब्यूज असल में होती क्या है। हमारी सोसाइटी में सैडली फिजिकल अब्यूज को ही अब्यूज माना जाता है। यदि आपको कोई फिजिकली हिट करता है, आपके शरीर पे कोई चोट या घाव के निशान दिखाई देते हैं, तभी लोग थोड़ा सेंसिटिव होते हैं और ये समझते हैं कि हाँ, आपको हर्ट किया गया है, आपको अब्यूज किया गया है। लेकिन जब बात आती है इनविजिबल अब्यूज की, दैट इज द मेंटल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज या फाइनेंशियल अब्यूज, इस टाइप की अब्यूज जो कि दिखाई नहीं देती हैं लेकिन वो आपकी स्पिरिट को, आपके कॉन्फिडेंस को इतनी बुरी तरह से तोड़ के रख देती हैं कि दोबारा वापस से उसको जोड़ना और दोबारा वापस अपने पैरों पे खड़े हो पाना लगभग नामुमकिन के बराबर हो जाता है। ऐसी अब्यूज को आज भी हमारे समाज में अब्यूज नहीं माना जाता और इसी का नाजायज फायदा उठा के नार्सिसिस्टिक पार्टनर आपको अब्यूज करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से खुद की इमेज को साफ सुथरा रखते हुए इससे बाहर निकल भी जाते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि नार्सिसिस्टिक अब्यूज असल में होती क्या है। तो ये नार्सिसिस्ट पार्टनर्स जो होते हैं ये बेसिकली आपको मेंटली अब्यूज करते हैं, आपको मेंटली वीक करते हैं। हाँ, फिजिकल अब्यूज, फिजिकल हिटिंग भी इसका एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये नहीं होता है और ये ना होने की वजह से हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हम अब्यूज का शिकार हो रहे हैं, राइट? तो नार्सिसिस्टिक अब्यूज एक प्रकार की डोमेस्टिक वायलेंस है जिसके साइंस कुछ इस प्रकार से हैं। आपके जो नार्सिसिस्टिक पार्टनर हैं वो आपको कहेंगे कि यू आर क्रेजी, तुम्हारे ही दिमाग में कोई प्रॉब्लम है, असल में तो कुछ है ही नहीं। फिर वो आपको ये एहसास कराएंगे कि एवरीथिंग इज योर फॉल्ट, जो भी हो रहा है इसमें सारा का सारा दोष तुम्हारा ही है। और वो आपको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स से आइसोलेट कर देते हैं। तो आप जब आइसोलेटेड हैं तो आपको अपने पार्टनर की बातें सच लगने लगती हैं। वो आपके दिमाग के साथ खेल खेलते ही इस प्रकार से हैं। फिर वो आपसे कहेंगे कि आप में ही कुछ गड़बड़ है, इसीलिए तो आपकी खुद के परिवार से भी नहीं बनती। और बड़ा साइन ये है कि आपके जो नज़दीकी हैं, आपके जो क्लोज लोग हैं, वो इनको पसंद नहीं करते, केवल आप ही इनको पसंद करते हैं। और नार्सिसिस्टिक पार्टनर्स में एम्पैथी नहीं होती। हाँ, ये सिंपैथी दिखा सकते हैं लेकिन एम्पैथी बिल्कुल नहीं होती। और ये ऐसे पार्टनर होते हैं जिनको कॉन्स्टेंटली प्रेज की आदत होती है और वैलिडेशन की आदत होती है।
तो जब तक तो आप इनको कांस्टेंट प्रेज देते रहते हैं, इनके एक्शंस को वैलिडेट करते रहते हैं, तब तक सही है। जब आपने ये नहीं किया तो बस फिर आपका बुरा समय शुरू हो जाता है। अब ये आपको गैसलाइट करते हैं, मतलब ये आपको इस कदर उकसाएंगे कि जब तक आप रिएक्ट ना करें, और जैसे ही आपने रिएक्ट किया ये पूरा का पूरा ब्लेम आप पर डाल देंगे, बिना ये जस्टिफाई किए कि आपका रिएक्ट करना जायज़ था। क्योंकि अगर आपको कोई बहुत लंबे समय तक उकसाता रहेगा तब तक, जब तक कि आप रिएक्ट ना करें और उसके बाद में आपके ऊपर ब्लेम डाल देगा, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप किस तरह के साइकिल में खुद को फंसा हुआ महसूस करेंगे। फिर हर चीज़ के लिए वो आपको गिल्टी महसूस करवाएंगे कि आप ही दोषी हैं। दिल ट्राई टू मेक यू फील गिल्टी फॉर एवरीथिंग, दिल इंटिमिडेट यू, they try to control your actions, emotions, your finances, thoughts by criticizing, blaming and threatening you. वो हर तरह से आपके दिमाग को कंट्रोल करेंगे, आपके इमोशंस को, आपके थॉट्स को क्रिटिसाइज करके, आपको ब्लेम करके या फिर आपको डरा धमका के वो पूरी तरह से आपको अपने कंट्रोल में ले लेंगे। तो ये तो कुछ टिपिकल ट्रेट्स होते हैं एक नार्सिसिस्टिक एब्यूजिव पार्टनर के, जिनके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये अपना खेल असल में खेलते कैसे हैं। तो जो नार्सिसिस्ट एब्यूज का साइकिल है वो 3 चरणों में चलता है। इसके 3 फेजेस होते हैं। पहला फेज होता है आइडियलाइजेशन। तो इसमें नार्सिसिस्ट आपको बहुत ही ज़्यादा स्पेशल महसूस करवाता है, आपको वो हर चीज़, वो हर खुशी देता है जिसकी आपने कभी कामना की होती है, और ये आपको ऐसा महसूस करवाते हैं जैसे कि आपसे मिलना इनके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात थी और आप इस दुनिया के सबसे ज़्यादा अमेजिंग पर्सन हैं। तो ये आपको बिल्कुल ही अपनी बातों में उलझा लेते हैं और आपको ये महसूस करवाते हैं कि यू आर द मोस्ट अमेजिंग थिंग दैट एवर हैपेंड टू देम। तो ये फर्स्ट फेज होता है आइडियलाइजेशन। ये बिल्कुल एक आइडियल पार्टनर की तरह बन के आपको दिखाते हैं और आपको बहुत ही हाई पेडेस्टल पर ले जाते हैं। तो जो दूसरा फेज है वो होता है डिवैल्यूएशन। तो इसमें क्या होता है कि जो नार्सिसिस्ट होता है वो आपको नीचे दिखाना शुरू करते हैं। अब ये आपको हर चीज़ में दिल मेक यू फील लेस एंड इवन दिल मेक यू फील लेस देन एन इक्वल पार्टनर, और ये आपको इम्प्रेशन देंगे कि या तो रिलेशनशिप बहुत फास्ट चल रहा है या फिर बहुत स्लो चल रहा है और ये इन्हें पसंद नहीं आ रहा, और ये कॉन्स्टेंटली आपको क्रिटिसाइज करेंगे और आपके साथ एग्रेसिव भी होंगे। तो ये डीवैल्यूएशन का फेज होता है। इसमें और क्या क्या ये करते हैं इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। और जो तीसरा चरण है, जो तीसरा फेज है, वो होता है डिस्कार्ड फेज। वंस द नार्सिसिस्ट हैज ब्रोकन योर कॉन्फिडेंस, एक बार जब इन्होंने आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक कर दिया, आपको आपके फ्रेंड्स और फैमिली से अलग कर दिया, आपको फाइनेंशियली भी ब्लॉक कर दिया, आपको मेंटली भी बहुत ज़्यादा वीक कर दिया, तो इनको लगता है कि भाई अब आपसे इनको वो खुशी नहीं मिल रही है और अब आप इनके किसी काम के नहीं रहे, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं आपको भी इनकी स्ट्रैटेजी समझ में आने लगी हैं। तब ये क्या करते हैं, मूव ऑन करते हैं अगले पार्टनर यानी अगले टारगेट की तरफ, और ये आपको इस सिचुएशन में करीब करीब कंफ्यूज्ड छोड़ देते हैं। आप ये सोचने लगते हैं कि शायद कुछ गलत है, लेकिन आप ये नहीं समझ पाते कि व्हाट वेंट रॉन्ग वेयर। तो इसी कंफ्यूज्ड स्टेट में ये आपको छोड़ के आगे अपने दूसरे टारगेट की तरफ बढ़ जाते हैं। यदि आप इस नार्सिसिस्टिक अब्यूज के साइकिल में फंस चुके हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी होगा कि नार्सिसिस्टिक पार्टनर आपको डीवैल्यू कैसे करते हैं, क्योंकि ये आइडियलाइजेशन के बाद का फेज है
जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो डीवैल्यू कैसे करते हैं। तो सबसे पहले वो रिफ्यूज़ करेंगे, they will refuse to accept and acknowledge your contributions and achievements. आपने यदि इस रिलेशनशिप में या जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर या अपने जीवन में कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूशंस या अचीवमेंट्स की हैं, वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रिफ्यूज़ करेंगे, एक्नॉलेज तक भी नहीं करेंगे। दिस इज़ देयर ट्रेट ऑफ डिवैल्यूइंग यू। और दूसरे पॉइंट में दे विदहोल्ड कम्युनिकेशन, अफेक्शन, इंटीमेसी एंड और सेक्स। ये आपसे कम्युनिकेट करना बंद कर देंगे, आपकी तरफ अफेक्शन दिखाना बंद कर देंगे, इंटीमेसी को लिमिट कर देंगे, और ये आपसे सेक्स भी विड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि इस तरह से करके ये आपको पनिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको रिलेशनशिप में इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, इंटीमेसी की बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन ये ना तो क्लियर कट कम्युनिकेशन देंगे, ना आपको कोई क्लैरिटी देंगे, ना ही आपको इंटीमेसी, ना ही कोई सेटिस्फैक्शन देंगे, और इस तरह से आप और ज़्यादा कंफ्यूज्ड स्टेट में आ जाएंगे, और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग भी आपके लिए ये हो जाएगा। इसके बाद में जो अगला पॉइंट है जिससे ये आपको डिवैल्यू करते हैं, वो ये है कि they'll make excuses not to spend time with you. इनके पास कोई ना कोई एक्सक्यूज रहेगा कि ऑफिस में काम है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये हो गया, वो हो गया। they'll make excuses so that they don't have to spend time with you. और नेक्स्ट पॉइंट में they'll be changing their behavior towards you in public. मतलब ये पब्लिक में आपकी तरफ अपना बिहेवियर पूरी तरह से चेंज कर देंगे, और आपको सोशल सिचुएशंस में भी अकेला ही महसूस करवाएंगे। जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये है कि they'll be exhibiting excessive self importance. ये खुद को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे और बाहर इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस शो करेंगे कि लोगों को एक्चुअली में ये लगेगा कि ये तो जेंटलमैन है, ये तो बहुत ही बढ़िया व्यक्ति है। It goes for both. Narcissistic can be a man or a woman also. There is no exception. तो ये जो भी पार्टनर है वो बाहर खुद की ऐसी इमेज बना लेंगे कि सबको यही लगेगा कि ये तो बहुत ही शानदार व्यक्ति है। तो इससे होता क्या है कि जो इनका अब्यूज्ड विक्टिम होता है उसकी बातों पे बाहर जल्दी कोई गौर नहीं करता, क्योंकि उनको लगता है कि शायद विक्टिम ही झूठ बोल रहा है, क्योंकि दिस पर्सन एग्जिबिट्स एन एक्सीलेंट बिहेवियर विद अदर पीपल आउटसाइड इन द सोसाइटी। तो ये इनकी पूरी स्ट्रैटेजी होती है, जिस तरह से कि ये अपने विक्टिम को फंसाते हैं, पूरा साइकिल रिपीट करते हैं, और जब विक्टिम इनके चंगुल से आज़ाद होने की कोशिश करते हैं तो ये उनके साथ वही साइकिल फिर से स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि वो इससे बाहर नहीं निकल पाते। हाँ, लेकिन जब इनको ये एहसास होता है कि अब इनकी गेम और नहीं चलेगी, इनका विक्टिम जो है कि अब निकल जाएगा यहाँ से बाहर, तो ये उसे वैसे ही कंफ्यूज्ड स्टेट में छोड़कर अपने अगले टारगेट की तरफ बढ़ जाते हैं। तो इस वीडियो को हम आगे बढ़ाएंगे। तो ये सब जानने के बाद में अब आपको जो सबसे पहली ज़रूरत है वो क्या करने की है, वो ये समझने की है कि आपको ऐसे नार्सिसिस्ट पार्टनर से डिटैचमेंट में आना है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली तब कि जब एक एब्यूजिव पार्टनर के साथ आप प्रेम में हैं, when you are in love with your partner but that partner is a narcissist and abuser, तो आपको सबसे पहले खुद को उनसे डिटैच करना है, क्योंकि ओनली डिटैचमेंट विल ब्रिंग यू पीस नॉट द फॉरगिवनेस। क्योंकि आप उनको कितनी बार फॉरगिव करते रहेंगे लेकिन they'll keep repeating that cycle with you, तो आप खुद को ही इस पैटर्न में स्टक पाएंगे। इसलिए डिटैच होकर खुद को इस सिचुएशन से बाहर निकालना है, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि
आप अपना पर्सपेक्टिव उनको कभी बता नहीं सकते, समझा नहीं सकते, क्योंकि एक नार्सिसिस्ट के लिए सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव सही होता है और वो पर्सपेक्टिव होता है उनका पर्सपेक्टिव। उसके अलावा किसी और भी पर्सपेक्टिव को समझने की क्षमता उनमें नहीं होती। इसलिए आप ही समझें और आप डिटैच होके खुद को जितना जल्दी हो सके इस सिचुएशन से बाहर निकालें, क्योंकि एक अब्यूज़र कभी भी एक कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं हो सकता और कभी भी वो आपके साथ फेथफुल नहीं हो सकता, एक हेल्दी वे में कमिटेड और फेथफुल नहीं हो सकता। तो जब आप ये जान लेंगे तब आपके लिए इस रिलेशनशिप से बाहर होना आसान हो जाएगा। और जो दूसरा पॉइंट है जो आपको करना है वो ये है कि डोंट ब्लेम योरसेल्फ। जो भी आपके साथ हुआ आपकी कोई गलती नहीं है। एक नार्सिसिस्ट होता ही एक एब्यूज़र है, और अगर आप इस एब्यूज़ का शिकार हुए हैं तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। वो नार्सिसिस्ट की स्ट्रैटेजी थी और वो ऐसे ही होते हैं। वो कभी भी आपको वो प्यार और रिस्पेक्ट नहीं दे सकते जो आप डिज़र्व करते हैं। इसलिए कभी भी खुद पे ये डाउट नहीं कीजिएगा कि शायद मैं ही इस लायक नहीं हूँ, मुझसे ही कोई गलती हुई होगी, आई एम नॉट गुड इनफ, मे बी आई एम नॉट वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट। नो, यू आर गुड इनफ, यू आर वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट। इट्स देम who could not understand this and who could not give you what you actually deserve. So it's your time to understand this and give yourself what you deserve. Give yourself a best next shot. लेकिन बेस्ट नेक्स्ट शॉट से पहले आप खुद को हील कीजिए, क्योंकि अगर आप हील नहीं करेंगे तो आप फिर से सेम एक्सपीरियंस एक डिफरेंट पार्टनर के साथ डिफरेंट बॉडी में एक्सपीरियंस करेंगे। इसलिए खुद को पहले हील करना बहुत ज़रूरी है। हीलिंग के लिए आप कोई काउंसलर या सपोर्ट ग्रुप की मदद ले सकते हैं, जो कि कोई काउंसलर या थेरेपिस्ट जो नार्सिसिस्ट एब्यूज़ रिकवरी में स्पेशलाइज्ड हों, आप उनसे मदद ले सकते हैं। यदि आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। और आप ऐसे लोगों से भी कनेक्ट कर सकते हैं जो नार्सिसिस्ट अब्यूज़ का शिकार कभी रहे होंगे। उनसे बात करके भी आपको कंफर्ट महसूस हो सकती है, और खुद को हेल्प करने के साथ साथ आप दूसरे लोगों की मदद भी कर सकते हैं, जिससे भी आपको कंफर्ट मिलेगी। और उनको भी आप इनकरेज कर सकते हैं कि यदि वो एक एब्यूजिव रिलेशनशिप में है तो किस तरह से करेज गेन करके उस सिचुएशन से वो खुद को बाहर निकाल सकते हैं। These techniques may sound little, but they can have big impact in helping you heal from this narcissistic abuse that you had been through. तो अब तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं कि डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक्स। इसका मतलब क्या है कि आप अगले पार्टनर के साथ, मतलब अगले रिलेशन में जंप करने के लिए जल्दबाजी मत करें और एक नए नार्सिसिस्ट और एब्यूज़र पार्टनर के साथ इन्वॉल्व ना हो। इसके लिए आप कॉन्स्टेंटली अपनी समझ को बढ़ाएं, जिससे कि आप यदि दूसरे पार्टनर से मिलते हैं तो आपकी उनके साथ ट्रॉमा बॉन्डिंग ना हो। आप ये समझ पाएं कि क्या ये पार्टनर भी आपके पिछले पार्टनर की तरह नार्सिसिस्ट एब्यूज़र है। तो इसलिए गो इजी, पहले आप खुद को हील करें, खुद की समझ को और ज़्यादा बढ़ाएं, और फिर आप खुद को एक नया मौका दें नए पार्टनर के साथ। तो ये आपको बहुत ही ध्यान में रखना है। अब जो बॉटम लाइन है, जो मैं लास्ट पॉइंट आपको बताना चाहूँगी कि हाँ, नार्सिसिस्ट पार्टनर के साथ डील करना आसान नहीं है, ये बहुत ही मुश्किल है, चैलेंजेस से भरा है, क्योंकि आप में कॉन्फिडेंस नहीं होता, आप मेंटली उस स्टेट पे नहीं होते कि आप राइट डिसीजन ले सकें, क्योंकि ये आपको मेंटली बहुत वीक कर चुके होते हैं। आपकी लाइफ फुल ऑफ चैलेंजेस हो जाती है, लेकिन सबसे पहला इम्पॉर्टेंट स्टेप यही है कि आप ये समझ सकें कि नार्सिसिस्ट एब्यूज़ क्या होती है। उसके बाद में आप स्टेप ले सकें कि खुद को इस सिचुएशन से जितना जल्दी हो सके बाहर निकालें और
किसी न किसी काउंसलर, थेरेपिस्ट या सपोर्ट ग्रुप से मदद लें, खुद को हील करें और तब जाके आप अपनी लाइफ में नेक्स्ट पार्टनर के साथ मूव ऑन करें और खुद को एक नया मौका ज़रूर दें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो आपके साथ पिछली बार हुआ वही आपके साथ अगली बार होगा। स्पेशली खुद को हील करने के बाद आप खुद के लिए नए मौके और नए रास्ते निकाल ही लेते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, आपको इससे बहुत जानकारी मिली होगी और खुद को मदद करने की हिम्मत भी मिली होगी। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चन, क्वेरीज, डाउट्स हैं तो उन्हें नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं आपको उनका सही जवाब दूंगी। और मैं मिलूंगी आपसे अगली कड़ी में। तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्टे इन हाई वाइब्स and remember, let your consciousness fly high because the sky is to fly. Namaste.